जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और हम देखेंगे चाणक्यस द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस फॉर 1 एंड 2 जुलाई, जिसमें हम देखते हैं डेली एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग, जो कि द हिंदू के इश्यूज और आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991। ये 2018 या 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, जिस टाइम पे हमने एलपीजी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इसको क्या मार्केट पॉलिसी को क्या किया था, अपनाया था, उसके बाद इंडिया में आखिर क्या क्या हुआ है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट देखिए, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली। जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है जीडीपी में वो इनॉर्मसली इंक्रीज हुआ। देखिए, इनॉर्मसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या लगता है, हुआ कि नहीं हुआ? शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वर्ल्ड ट्रेड में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज, मतलब जो एफडीआई के इनफ्लोज थे, मतलब जितना एफडीआई पहले आता था 1991 के पहले, उसके बाद 1991 के बाद एफडीआई का जो इनफ्लो था, आवक थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या लगता है? या फोर्थ, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली। और जो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। आपने सुना होगा, बार बार आपको न्यूज़ में भी सुनने मिलता होगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 400 बिलियन डॉलर हो गया है, 450 डॉलर हो गया है, 500 बिलियन डॉलर हो गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या लगता है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या, इनॉर्मसली? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसका भी मतलब यही है, ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन और ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन, मतलब हर एक साल के अल्टरनेट गैप के बाद ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, हो ना। तो इसीलिए इसका भी मतलब सेम है। इसका मतलब ये है कि 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद क्या क्या हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट, वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004-2005 प्राइजेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज व्हाइल इन डिक्रीज इन रूरल एरियाज। मतलब जो वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी थी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी का मतलब रहता है कि एक वर्कर कितनी उसकी क्षमता है काम करने की। तो मतलब जो अर्बन एरियाज में वर्कर्स हैं उनकी क्षमता बढ़ी एज कंपेयर टू दैट ऑफ रूरल एरियाज। क्या लगता है? सेकंड देखिए, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज। मतलब जितने नंबर ऑफ वर्कफोर्स रूरल एरियाज से थी, उनकी जो परसेंटेज है वो स्टेडीली का मतलब बिना रुके, बिना कम हुए क्या हुई, बढ़ी। अब देखिए, स्टेडीली, यूनिफॉर्मली, ऑलवेज, ये वर्ड ऐसे है ना जिनका मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल रहता है। मतलब स्टेडीली का मतलब होता है डायरेक्टली जाना, मतलब कुछ भी एक आधी भी मतलब नीचे नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे कभी कभी ऐसे होता है ना, समथिंग लाइक दिस, दैट इज नॉट स्टेडीली। स्टेडीली का मतलब होता है एक साथ यूनिफॉर्म वे में जाना विदाउट नीचे गिरे हुए। तो क्या लगता है, स्टेडीली रूरल एरियाज की जो वर्कफोर्स है वो बढ़ी है क्या? थर्ड देखिए, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। नॉन फार्म इकोनॉमी मतलब जो एग्रीकल्चर के अलावा जो इकोनॉमी है रूरल एरियाज में, वो क्या इंक्रीज हुई है? तो बिल्कुल सही बात है। या फोर्थ देखिए, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। मतलब जो ग्रोथ रेट है रूरल एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या हुई है, कम हुई है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, इशू देखिए क्या है, इंडिया 1991 लिबरलाइजेशन एंड लेसन्स फॉर द डे। अब इन्होंने बताया है कि ये मोंटेक सिंह आलूवालिया है, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रह चुके थे। इनसे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किए हैं, डिफरेंट आंसर्स किए हैं। तो पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि आप इवोल्यूशन जो 1991 के बाद जो इवोल्यूशन हुआ है इकोनॉमी का, उसको आप किस प्रकार से बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हमारी, हमको बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट को फ़ायदा हुआ, उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो हमारी पीएसयूज थी उनमें बहुत ज़्यादा इफिशियंसी आई, और गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए था न्यू वेलफेयर स्कीम्स लगाने का, तो वो गवर्नमेंट को पैसा मिला। उसके बाद उन्होंने बताया कि पावर्टी जो हमारी थी इंडिया की, वो प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा फास्ट वे में कम हुई है। उन्होंने बताया कि 140 मिलियन पीपल को हमने 1991 के बाद पावर्टी से बाहर खींचा है। हेल्थ और एजुकेशन और एनवायरमेंटल सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबली क्या हो गए हैं, इनके साथ अटैच्ड हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपका क्या कहना है कि आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट एक्सचेंज में भी बहुत ज़्यादा हमें बढ़ावा देखने को मिला है। पहले आपको पता होगा इंडिया के पास सिर्फ 7 बिलियन का क्या बचा था,
1991 के टाइम पे फॉरेक्स एक्सचेंज बचा था, लेकिन अगर आप 2021 हो गए ना, तो इंडिया के पास मोर देन 400 बिलियन का क्या है, फॉरेक्स एक्सचेंज है। तो इसमें क्या हुई है, इनॉर्मस बढ़त हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल भी सही है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली बढ़ा है। एफडीआई के इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा कि इवन आफ्टर कोविड-19 इंडिया का जो एफडीआई इन्फ्लो है ना 2020 और 2021 का, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट पे, ओके ये आप फैक्ट में भी यूज कर सकते हो। इनका कहना है कि इंडिया का एफडीआई इनफ्लो 80 बिलियन आया है, जो कि 10 टाइम्स हायर है 2019 और 2020 से। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो मोस्टली पैसा है वो स्टॉक मार्केट में आया है एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लेकिन इतना पैसा आया तो है ना। ओके तो 1991 के बाद जो एफडीआई का इन्फ्लो है ना, वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस वे में क्या हुआ है, इंडिया में बढ़ गया है। तो सेकंड स्टेट, थर्ड भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है और सेकंड भी यहाँ पे राइट है। इंडिया का जो शेयर है ना एक्सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में जो ग्रो कंट्रीब्यूशन है ना, वो क्या हुआ है 1991 के बाद बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और हम किसका अगर यहाँ इसकी जगह पे अगर सर्विस सेक्टर रहता था ना, तो हम क्या बोलते थे कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीडीपी की ग्रोथ में, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है आफ्टर 1991। तो फर्स्ट को अगर हम हटा देते हैं ना, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है बी 2, 3 एंड 4। ये 1991 के बाद इसके बाद है, जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है अर्बन एरियाज में, वाइल इट डिक्रीज इन अर्बन रूरल एरियाज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी सही है 3 और 4। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज, ये जनरल है, सबको समझ सकता है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है, तो लोग कहाँ मुड़ जाते हैं, नॉन फॉर्म एरियाज की तरफ मुड़ जाते हैं। और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, पोल्ट्री डेयरी इंडस्ट्रीज को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो ये क्या हो सकता है 1991 के पास, जनरली हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थर्ड बिल्कुल भी सही है और फोर्थ भी बिल्कुल सही है। द ग्रोथ इन रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, मतलब जो ग्रोथ रेट है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ है, ये कम हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, कम होने के पीछे रीजंस क्या है। तो देखिए मनरेगा आ गया है, उसके बाद पहले लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी लोग कहाँ जा रहे हैं, नॉन फार्म इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो रूरल एम्प्लॉयमेंट का रेट है ना रूरल एरियाज में, वो क्या हुआ है, कम हो चुका है। लेकिन ये जो पहले का सेकंड, तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है। सेकंड इनका कहना है कि परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज, तो ऐसा नहीं हुआ है, स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है, मे बी थोड़ा बहुत बढ़ा है फिर कम हुआ है, कम थोड़ा बहुत बढ़ा है कम हुआ है, ऐसा हुआ है। और फर्स्ट भी बिल्कुल रॉन्ग है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी अर्बन एरियाज में बढ़ी है, रूरल एरियाज में नहीं बढ़ी है। ये बहुत ज़्यादा वेग स्टेटमेंट है, इसको हम मान नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या है, बी 3 एंड 4। ओके तो इसके बेसिस पे आपको ऐसे आंसर्स निकालने हैं कि कौन से स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट करना है, कौन सा स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ है, कौन से स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आंकड़े दिए हुए हैं। मोस्टली जिन जिन स्टेटमेंट में फैक्ट्स दिए रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2004 2005 प्राइजेस, तो वो मोस्टली गलत होते हैं। मोस्टली बोल रहा हूँ, मेजरली बोल रहा हूँ, हमेशा गलत नहीं होते हैं, लेकिन 100 में से 90 बार क्या होते हैं, वो गलत होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा दिया हुआ रहता है ना, कि 5000 स्क्वायर फीट, 2004 2005 प्राइसेस, 134 किलोमीटर। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको मोस्टली रॉन्ग ही मिलेंगे। ओके लेकिन हमेशा रॉन्ग नहीं मिलेंगे। ओके तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे स्टेडीली इंक्रीज, इनॉर्मसली इंक्रीज, ऐसे स्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं। जैसे ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है, लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, इनॉर्मसली, लेकिन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनॉर्मसली बड़ा है। 7 बिलियन से लेके 400 बिलियन को आप इनॉर्मसली बोल सकते हो। ओके तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आंसर दिए हैं, जिनमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी 1991 के बाद उसको क्या क्या हुआ है। तो ये आपको सिलेबस में भी मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस से नहीं पढ़ते हो, अगर कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हो, तो आपको फिर यहाँ से पता चल जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी में चाइना की इकोनॉमी में इन्होंने कंपेयर भी किया है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में भी बताया है, जिसमें उन्होंने आरसीईपी का क्या किया है, मेंशन किया है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट को आरसीईपी से पुल आउट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसे बहुत ज़्यादा कमजोर कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा वे में, मतलब बहुत ज़्यादा डायमेंशंस को देख के लिया जाता है।
और आरसीईपी को पुल आउट करना मतलब ग्लोबलाइजेशन से इंडिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाहर हो रहा है। इन्होंने ये क्या किया है, इसे क्रिटिसाइज किया है। ओके, इसके बाद देखिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ चैलेंजेस, सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब ये मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई बेटे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में बच्चे चीटिंग करते हैं, बच्चे गूगल की मदद लेते हैं, बच्चे डायरेक्टली, जैसे सीएक की एग्ज़ाम भी हुई थी, तो एक लड़के की तो मैंने ही पास करवा के दी थी सीएक की एग्ज़ाम, तो ऑब्वियस सी बात थी वो चीटिंग ही थी। तो ऐसे वे में अगर आपको चीटिंग्स कम करनी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जो चैलेंजेस है उसके आपको सॉल्यूशंस बताना है। अब देखिए री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन, इसमें उन्होंने बताया है कि जो पैंडेमिक की वजह से डिस्ट्रप्शन आया है ना, उसमें हमें इनोवेटिव और होलिस्टिक मेथड ऑफ असेसमेंट ढूंढनी चाहिए, जिसके थ्रू हम बच्चों को क्या कर सकें, प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव वे में। अब देखिए मैं जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव व्यू में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस पे बच्चों को हम क्या कर सकें, जज कर सकें। अब देखिए इनका कहना है कि स्टूडेंट्स का एम्पावरमेंट तभी होता है जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। यूपीएससी की जो मेन आंसर राइटिंग है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है बच्चा जो है ना वो डाइवर्सिफाइड वे में क्या कर सके, सोच सके, वो ना किसी चीज को मिस ना करे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है वो अच्छे पॉइंट तो सोचे ही सोचे, लेकिन वो बैड पॉइंट्स भी सोचे और उन बैड पॉइंट्स के ऊपर वो क्या करे, रिजोल्यूशन देने का काम करे। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग। अब इन्होंने बताया है कि जो एग्जामिनेशंस हो रही हैं 11th की 12th की ऑनलाइन, और जो असेसमेंट आप कर रहे हैं उसमें कुछ बच्चों का नुकसान होगा, कुछ बच्चों का फायदा होगा, है ना। तो इनका कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पोस्टपोन फाइनल और सेमेस्टर जो एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन जो बहुत सारे लोगों की हुई हैं वो कैंसिल हो गई है, किसी किसी की एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन मूड दोनों से हो रही है। तो इनका कहना है कि आप ना इनोवेटिव मूड, जिसमें एक उन्होंने ओपन मतलब ओपन बुक टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट का क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है। अब ओपन बुक टेस्ट के तहत क्या होता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो लेसन है उसे पढ़े और उसके बेसिस पे क्या करें, उसको आंसर करें। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का, उसके साथ साथ कॉपिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नए नए मेथड्स, नए नए टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए क्या दिए हैं इन्होंने, वायबल सॉल्यूशन दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि रोट लर्निंग को अगर आपको रोकना है तो आप ओपन बुक लर्निंग कीजिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन लीजिए, जिसकी मदद से आप बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग भी क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म शुड बी एक्सेप्टेड कंस्ट्रक्टिवली इन ऑर्डर टू फ्रेम एन इनोवेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम। मतलब आप बाहर से नए नए सॉल्यूशंस लाइए और अगर आपकी सिस्टम अगर फेल हो रही है तो आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद उस जो सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स हैं उस लूप होल्स को वायबल सॉल्यूशंस के थ्रू क्या कीजिए, उसे प्रॉपर ढंग से बनाइए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2020, a social media platform has to remove content and infringement of which of the following issues। इसका मतलब ये है कि जो रिसेंट गाइडलाइन आई है जिसका नाम है इंटरमीडिएट गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, आपको पता होगा 2000, जिसके तहत इनको ग्रीवांस ऑफिसर लगाना है। जो ट्विटर जो है ना, ट्विटर इनके रूल्स मान नहीं रहा है, ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है। उसके थ्रू जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंटेंट हटाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, अगर वो कंटेंट वायलेट कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वो कौन सी चीज़ों को अगर वायलेट कर रहा है तो वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए कॉपीराइट, अगर वो किसी कॉपीराइट को वायलेट कर रहा है तो 24 आवर्स के अंदर वो कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटाना पड़ेगा। काउंटरफिट मतलब सेम कंटेंट लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके वो क्या कर रहे हैं, नया कंटेंट ला रहे हैं। देखिए जैसे हमारा कंटेंट रहता है ना, इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं, उसमें जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ मैं वो खुद होके बनाता हूँ। तो ओके, ये इनका जो इशू रहता है वो हम इससे लेते हैं, लेकिन जो हमारा कंटेंट रहता है, कंटेंट क्या है, ये एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग जो इसमें मैं बताता हूँ वो ओरिजिनल रहता है, वो प्योर मेरे माइंड से आता है, वो मैंने किसी से कॉपी नहीं किया हुआ है। ओके, तो इसीलिए वो इससे रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड सरकमवेंशन, मतलब आप कंटेंट को घुमा फिरा के उसी कंटेंट को क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। या फिर डिफेमेशन, आप किसी कंटेंट के थ्रू क्या कर रहे हो, जैसे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब केस में कैरी मिनाती ने उसे डिफेम किया था। कौन, तो 200 रुपये का समथिंग उसने कुछ तो भी बोला था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे उसे बहुत ज़्यादा डिफेम किया था तो यूट्यूब ने उसका कंटेंट हटा दिया था। आपको पता है सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे और उसके व्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुका था। तो इंडिया में आजकल आप गालियाँ देने पे ही फेमस होते हो, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था गालियाँ देने पे।
है ना। तो यूट्यूब ने क्या किया था, उसका जो वो वीडियो था वो हटा दिया था। तो ऐसे कौन से चीज़ों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। तो 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 and 3 4। तो देखिए गूगल ने बताया है कि हमने अप्रैल से लेके 59,350 पोस्ट क्या हटाए हैं फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लाई है ना, ये गाइडलाइंस, ये एक्चुअली 2021 है ना। तो इसके थ्रू हमने क्या किए हैं, जो कंटेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रीवांसेस हैं लोगों की, उसके बेसिस पे हमने इस कंटेंट को हटाया है। तो उन्होंने बताया है कि कौन से कंटेंट के इश्यूज के ऊपर उन्होंने हटाया है। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिफेमेशन, लीगल काउंटरफेट एंड सरमेशन, इन सारे बेसिस के ऊपर अगर गूगल के पास, फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बेस पे वो क्या करते हैं, कंटेंट हटाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी 1 2 3 and 4। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है ये एक्चुअली क्वेश्चन भरत नेट के ऊपर है। इसके यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव अबाउट भरत नेट प्रोजेक्ट। ओके, मैं ये लिखना यहाँ पे भूल गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू कनेक्ट ऑल द इंडियन हाउस होल्ड, स्पेसिफिकली रूरल हाउस होल्ड, थ्रू डिमांड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया के थ्रू और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहती हैं सब रूरल एज वेल एज अर्बन हाउस होल्ड को। सेकंड देखिए, द भारत नेट प्रोजेक्ट proposes broadband connectivity to household under village पंचायत and even to government institution at district level। क्या लगता है, विलेज पंचायत को वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट है क्या? वन ओनली, टू ओनली, 1 and 2 या नेदर 1 नॉट 2। अब देखिए इशू क्या है, कैबिनेट क्लियर्स वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर भारत नेट प्रोजेक्ट। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है जो भी फंडिंग चाहिए रहती है ना, जो भी बची। अब ये क्या करते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर ने, समझिए 100 करोड़ रुपए की डिमांड थी, प्राइवेट सेक्टर ने इसमें 50 करोड़ दे दिए और इनका खुद का 20 करोड़ रुपए का प्लान। तो अभी इनके पास कितने हैं, 70 करोड़। लेकिन 30 करोड़ की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ना अभी तक आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये 30 करोड़ रुपए देती है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सहमति देती है। तो इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19,041 करोड़ रुपए का क्या किया है, वायबिलिटी फंड प्रोवाइड किया है इन प्रोजेक्ट विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, अब इसके थ्रू क्या होगा, देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया गया है, 2.5 लाख पंचायत को क्या, और उसके साथ साथ जितने भी रूरल हाउस होल्ड है ना उनको क्या दी जाएगी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है ना वो है डिजिटल इंडिया के तहत प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के तहत जो हाउस होल्ड है उनको हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो इसका आंसर सी है, दोनों भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और ये इशू इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके तहत क्या प्रोवाइड की है, वायबिलिटी गैप फंड प्रोवाइड किया है 19,000 करोड़ का, जिसके तहत इन सारी स्टेट्स में क्या किया जाएगा, भारत नेट प्रोजेक्ट को अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, लेस देन 30% गवर्नमेंट स्कूल हेड कंप्यूटर्स। मतलब जो ये नया सिस्टम है जिसका नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। ओके, इन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम देखिए क्या है, UDISE। ओके, UDISE प्लस, जिसका नाम क्या है, फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE। इसके तहत 30% से कम बच्चों गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक कंप्यूटर है। क्या लगता है? Second, the report has been published by Ministry of Education. 1 only, 2 only, 1 and 2 only, another 1 not 2। अब देखिए in last academic year only 22% schools has internet, less than 30% government school has computer। ओके, देखिए कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही है। मतलब 30 से कम परसेंट लोग, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक क्या है, इंटरनेट है। और उसके साथ साथ ओनली 22% स्कूल जो है ना गवर्नमेंट और स्कूल्स, उनमें क्या है, अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी है। बाकी के स्कूल्स में अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। इसके तहत आप सोचिए कि अगर आप एजुकेशन ऑनलाइन कर देते हो पूरा का पूरा,
तो इसका मतलब ये है कि 78% जो बच्चे हैं ना वो डायरेक्टली एक्सक्लूड हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, उनको किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो आप तो बोल दोगे कि हम ऑनलाइन कर देते हैं एजुकेशन को, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। सिर्फ बच्चों के पर्सपेक्टिव से नहीं, बच्चों के पास तो सिर्फ 22% इंटरनेट है, लेकिन अगर आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो वहाँ पे भी सिर्फ 30% लोग, मतलब स्कूल्स के पास सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, और उसमें भी सोचिए कनेक्टिविटी कितने कंप्यूटर्स के पास होगी। तो इस प्रकार से आपको जो जब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो ना तो आपकी जो पॉलिसी है ना वो सब सेक्शंस को देख के बननी चाहिए, जिसमें ये 78% बच्चे भी क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। तो इसका आंसर देखिए सी है, 1 और 2 ओनली, मतलब 30 से कम परसेंट गवर्नमेंट स्कूल्स के पास कंप्यूटर्स हैं। और ये जो रिपोर्ट लॉ है ना ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ओके, मेंस का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर स्मार्ट सिटीज, ये 2016 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि स्मार्ट सिटीज आखिर क्या हैं। एग्जामाइन देयर रिलेवेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, उनका रिलेवेंस बताइए अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद और एडेड है, विल इट इंक्रीज रूरल अर्बन डिफरेंसेस, क्या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो रूरल और अर्बन के डिफरेंसेस को बढ़ा देगा। गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्मार्ट विलेजेस इन द लाइट ऑफ पूरा एंड अर्बन मिशन। उसके बाद और पूछा गया है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं स्मार्ट विलेजेस के लिए इन लाइट ऑफ पूरा एंड अर्बन मिशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना 4 पार्ट है। अब आपको चारों भी पार्टों को प्रॉपर ढंग से आप जब जस्टिस नहीं देते हो ना तो आपको पूरे के पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ स्मार्ट सिटीज के बारे में लिख दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ स्मार्ट विलेजेस के बारे में लिख दिया तो भी आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको पहले तो स्मार्ट सिटीज के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको रिलेवेंट बताना है कि अर्बन डेवलपमेंट में स्मार्ट सिटीज का रिलेवेंट क्या है। उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं कि उसके बाद आपको बताना है कि स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट जो है वो रूरल अर्बन डिफरेंसेस को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो आपको इसमें बढ़ाने के भी पॉइंट्स लिखने हैं और नहीं बढ़ाने के भी पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आपको स्मार्ट विलेजेस के भी पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए इसमें आपको लगभग इतनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन 250 वर्ड में लिखनी है। उसके बाद आपको पूरा और अर्बन मिशन के बारे में भी बताना है। तो मतलब लगभग 5 से 6 पार्ट में आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करना है। ओके, 2016 का क्वेश्चन है। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन सिटीज, इंडियन सिटीज के कौन कौन से फीचर है। फर्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस, इंडियन की सिटीज में भी अभी अभी एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस आपको दिखाई देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, मतलब जो मोबिलिटी है अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। लैक ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, अभी भी आपको जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट जो मेट्रो है ये वो बहुत ज़्यादा जगहों पे अभी भी एब्सेंट है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्या लगता है, ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर डी है, 104। आपको ये चारों भी चीज़ें इंडिया की सिटीज़ में मिल जाएगी। अब देखिए इन्होंने है कि पोस्ट पैंडेमिक में स्मार्ट सिटीज क्या होगी। अब देखिए इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में 2014 में स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम लाया था। अब इन्होंने स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन भी बताई है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या हो, सिटी हो। ओके, अब स्मार्ट सिटी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। किसी के हिसाब से स्मार्ट सिटी के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। किसी के हिसाब से टेक्नो बेस्ड सिटी होनी चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब इनका कहना है कि जो पेंडेमिक के बाद जो सिटीज़ होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए, तो पहले आपको हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो स्मार्ट सिटीज़ है ना उसके अंदर हेल्थ केयर की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है अगर पेंडेमिक के टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी तो स्मार्ट सिटीज़ को हमने मतलब कैसी भी आप बना दो, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिटीज़ बना दो, लेकिन अगर हेल्थ केयर, फूड, उसके साथ एजुकेशन अवेलेबल नहीं है तो आपकी सिटी स्मार्ट नहीं हो सकती है। अगर वो सिटीज़ में अगर फ्लाइंग कार्स भी अगर उड़ती हो ना तो भी वो स्मार्ट नहीं है। ओके, तो इसके बाद उन्होंने बताया कि अमरूद, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके तहत आप क्या कीजिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी और उसके साथ साथ हाउसिंग प्रोवाइड कीजिए। हाउसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी। उसके साथ साथ पेडेस्ट्रियन, बाइकिंग, हारमोनियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेंडर्स के लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी बेस उनको मिलनी चाहिए। उसके साथ इनका कहना है कि आप जो स्मार्ट सिटी की प्लानिंग है ना उसे क्या कीजिए, डेमोक्रेटाइज कीजिए और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व कीजिए स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन में। तभी क्या हो जाएगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है उसमें हम क्या कर सकेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच।
ओके, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड है। बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है और पार्लियामेंट उसे रिमूव कर सकती है। या सी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, मतलब जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड बाय पीपल है और उसे पीपल ही रिमूव कर सकते हैं, मतलब लोग ही उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या डी, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। क्या लगता है? ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है आंसर? तो देखिए, दिल्ली स्लेट असेंबली, अब जीएनसीसी जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, जिसके तहत गवर्नमेंट की डेफिनेशन इन्होंने चेंज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी की पूरी पावर दे दी हैं। इसके तहत क्या हो रहा है ना, जो दिल्ली असेंबली है ना उसकी पूरी की पूरी जो पावर्स हैं, मतलब कौन सी पावर्स, इवन आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की पावर्स। अब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराती है? पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। वो सारी की सारी पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है ना इसके तहत उन्होंने वापस ले ली है। और जो गवर्नमेंट, जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली है ना, वो एक लेम डक हो गई है, उसको कुछ पावर नहीं है, बस वो वहाँ पे बैठी है, सजावट के लिए वहाँ पे रखी है। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है, इसमें बताया है कि जो कमिटीज है ना, इसके लिए जो लोग हैं, मतलब कौन सी कमिटीज, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज रहती है ना, इसके जो लोग हैं ना उसको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम पहले इसके ऊपर चर्चा करें या नहीं करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर परमिशन दे दी तो ही वो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो जो बेसिक अधिकार है डिस्कशन का, वो भी इनके पास अब क्या है, नहीं रहा है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। अब देखिए, जो गवर्नमेंट रहती है ना, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, वो क्या रहती है, एकदम चेक एंड बैलेंसेस की रहती है। पार्लियामेंट क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, पार्लियामेंट के नाम पे वो स्कीम्स और जो वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स है ना वो उसे इंप्लीमेंट करती है। अब देखिए, इसका ये रहेगा, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। ओके, पीपल डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने चाहा कि मेरे को मोदी गवर्नमेंट को हटाना है, हम 500 600 लोग मिल गए तो हम डायरेक्टली हटा नहीं सकते हैं। हम कैसे हटा सकते हैं, उसे इलेक्शंस के तौर पे हटा सकते हैं। ओके, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को हटा सकती है। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स को, मतलब अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं रहा, मगर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, 282 मेंबर्स से कम हो गया, तो वो क्या कर सकती है, उसे डायरेक्टली हटा सकती है। तो इसका आंसर क्या है, बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।